चुनाव चाहे कोई भी हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायत का चुनाव हो, यहाँ तक कि पार्षद का चुनाव भी हो, चुनाव को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। और जो माहौल होता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो कैंडिडेट अपनी जीत मान चुका है वो भी हार सकता है, और जो अपने आप को हारा समझ चुका है चुनाव से पहले, अगर माहौल बदले तो ऐसे व्यक्ति भी चुन कर आ जाते हैं जो नॉन एग्जिस्टेंस है, जिनको कोई नहीं जानता था। जैसे 1999 की बात करें, देश में जो माहौल था वो एक अलग ही माहौल था, लेकिन कारगिल वार हुआ और सबका जो सेंटिमेंट था फौजियों के प्रति और देश की सुरक्षा के प्रति, तो एकदम से जैसे माहौल बदला तो ऐसे फर्स्ट टाइम कैंडिडेट जीत के आए जिनका हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर रोहतक लोकसभा से बात करूं तो कैप्टन इंदर सिंह, जिनका राजनीति से कोई लेना देना तक नहीं था, वो भी इलेक्ट होकर आ गए थे इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट के पर। हमारा मेन जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है कि किसान आंदोलन पार्ट 2 जो आज से शुरू हो चुका है, शंभू बॉर्डर से, दूसरी तरफ डबवाली बॉर्डर से, तीसरी तरफ दातेवाला सिंह और खन्नौरी बॉर्डर से, ये 3 ऐसे रास्ते हैं जहां से पंजाब के किसान हरियाणा में एंटर होंगे। उन्होंने ऐसी कॉल दी हुई है। हरियाणा पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर रखी है, लोहे की कीलें लगा रखी हैं, बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स लगा रखे हैं, पूरा इंतज़ाम कर रखा है। टीयर गैस सेल्स, वाटर कैनन, गन्स, पैरामिलिट्री फोर्स, सब कुछ तैनात है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि पंजाब के किसान कहीं हरियाणा के रास्ते से दिल्ली बॉर्डर पर 2020 की तरह ना पहुंच जाए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अभी शायद किसी भी दिन हरियाणा में, पूरे देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लागू हो सकती है। और जो पूरे देश में अभी कुछ समय पहले सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, एक बहुत बड़ा मुद्दा था, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा थी, उसको एक बहुत बड़ा नेशनल इंटरनेशनल मूवमेंट बनाया गया। चुनाव का असर उस पर सीधा सीधा भाजपा को जाता दिख रहा था। अब ऐसे समय में किसान आंदोलन पार्ट 2 जैसा कि शुरू हो चुका है, अब उसको अगर सरकार मैनेज कर पाती है, किसी तरह से किसानों को शांत कर पाती है, उनकी मांग एमएसपी की, क्योंकि एक मुख्य जो मांग है वो एमएसपी की है। और जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं वो ये ना समझें कि ये जो डिमांड है वो किसानों ने कल ही मांग की है और आज सरकार से मांग रहे, नहीं। जब वो 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे तो उनकी सबसे मुख्य मांग एक तो ये थी कि जो 3 कृषि कानून है उनको रद्द किया जाए और एमएसपी जो है वो दी जाए। उनकी डिमांड, उस समय भी उनको अश्योरेंस दिया गया था कि सरकार आपकी जो डिमांड है उसको बहुत ही तसल्ली बख्श और उसको हर तरह से कसौटी पे कसने के बाद एमएसपी की डिमांड आपकी पूरी की जाएगी। 2020 के बाद हम 2024 के फरवरी के अंदर है, आज 13 तारीख है और अब किसानों ने फाइनली चुनाव के रहते, जैसा कि आप कि हर देश में, प्रदेश में बहुत सारी रैलीज़ होती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि जो सरकार की पूंछ जो है इलेक्शन में दबी होती है। तो इस समय बीजेपी का रूल है, विपक्ष में कांग्रेस है, नेशनल पार्टीज़ 2 ही हैं, बाकी अलग अलग रीजनल पार्टीज़ भी लोकसभा चुनाव में अपने अपने तरीके से अपने हिस्सेदारी के लिए चुनाव लड़ती हैं। तो मेरा मानना ये है कि किसान एक ऐसा वर्ग है जो हर प्रदेश में है, और हमारे देश को तो वैसे भी कहा जाता है कि कृषि प्रधान देश है, और हरियाणा पंजाब तो एक तरह से कटोरा है। और हरियाणा पंजाब का जो गेहूं है, जो चावल है, वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वो इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ के किसान और जवान, 2 ही हरियाणा पंजाब की पहचान है, किसान और जवान। तो बड़ा एक आयरनी है कि बॉर्डर के उस तरफ
किसान खड़ा है, उसको रोकने के लिए उसका बेटा जवान खड़ा है, क्योंकि जितने भी जवान खड़े हैं सबसे आगे बंदूक लेकर के वो कोई और नहीं, उन्हीं किसानों के घरों से आते हैं। हो सकता है वो हरियाणा के किसान का बेटा हो, दूसरी तरफ पंजाब का किसान भी है, लेकिन उनकी मांगे क्या हैं? एक बार हम बड़े सेंटिमेंटल हो जाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं कि रास्ता रोकते हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसको सरकार पुलिस अपने तरीके से देखेगी, देखना चाहिए भी, क्योंकि आम आदमी को परेशानी ना हो, सब कुछ स्मूथ चलता रहे, ये बिल्कुल सही बात है, जायज़ बात है। लेकिन एक बार हमें सोचना चाहिए, एक बार हमें कम से कम उनकी डिमांड सुननी तो चाहिए। उनकी एक मुख्य डिमांड जो है वो है कि हमें इतना पैसा तो मिलना चाहिए कि हम खेती जो करें उसका हमें मुनाफा मिल सके, कम से कम इतना कर सकें कि हम साल दर साल खेती करते रहें और हम अपने बच्चों की फ़ीस भर सकें, अपना भरपेट हमें खाना मिल सके। और वो कैसे संभव है? वो संभव एमएसपी है। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि अगर हमने खेत में कुछ उगाया तो उसकी खरीदारी करने के लिए सरकार कम से कम एक फिक्स्ड अमाउंट सेट कर दे कि इतना तो आपको इस खेती के बजाय इस क्रॉप में आपको कम से कम इतना तो मिलेगा। सिर्फ यही डिमांड है। अगर वो गेहूं उगाए, अगर वो राइस उगाए या कोई भी क्रॉप उगाए, हालांकि कुछ क्रॉप्स पर ऑलरेडी एमएसपी है, लेकिन वो सिर्फ सेलेक्टेड स्टेट्स में है, अभी पूरे देश में एमएसपी का प्रावधान नहीं है। तो हरियाणा पंजाब के जो किसानों की डिमांड है वो एमएसपी की है, और वो ऐसा नहीं चाहते कि सिर्फ हरियाणा पंजाब के किसानों को ही एमएसपी मिले, वो चाहते हैं देश के हर छोटे से छोटे किसान को इसका लाभ मिले। अब मुझे बताइए, इसमें गलत क्या है? हो सकता है कि आपको तरीका पसंद ना आ रहा हो कि ट्रैक्टर पर आ रहे हैं, और हो सकता है कि वो साथ में जेसीबी भी लेके आ रहे हैं ताकि वो जो भी रास्ता, हो सकता है उनके जो नारे हैं वो आपके कानों में चुभते हों। लेकिन डिमांड की बात करें तो डिमांड तो जायज़ है, और वैसे भी हमारा देश तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, संविधान का राज चलता है, और संविधान उनको परमिशन देता है कि आप तय नियमों में शांति से आप अपनी बात रख सकते हैं, और वही करने वो दिल्ली बॉर्डर पर आना चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एमएस स्वामीनाथन, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, ये दोनों ऐसे बड़े नाम हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, गांव के लोगों के लिए वो बहुत बड़ा है। उनको भारत रत्न देना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। सभी लोग उसका उस पहल का, उस इनिशिएटिव का, उस डिसीजन का सभी वेलकम करते हैं। लेकिन इसी समय में किसानों का जो सबसे बड़ा नेता हुआ है चौधरी चरण सिंह, जब आप उनको सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जो उनका काम है, जो उनके विचार हैं कि कृषि करने वाले किसानों की आमदनी बढ़े, उनके जो जीवन यापन का जो स्थिति है उसमें सुधार हो, और कोई किसान को सुसाइड ना करना पड़े, किसी को भी इस तरह का कोई स्टेप ना लेना पड़े कि जिससे किसी बेटे का बाप छिन जाए, या उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा वो ना उठा सके। तो मेरा ये मानना है कि सरकार का डिसीज़न बिल्कुल सही है। ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने पब्लिक लाइफ के लिए, आम आदमी के लिए कंट्रीब्यूट किया है, और इन दो लोगों ने तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन चुनाव के समय ऐसी अनाउंसमेंट करना, हालांकि चुनाव के वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत कुछ सोचती हैं, अच्छी बात है, इवन देन इट इज़ ए गुड स्टेप, लेकिन उनके विचार आखिरकार ये तो देखे सरकार और सरकार के लोग कि भाई एमएस स्वामीनाथन ने पूरा जीवन किया क्या है। चौधरी चरण सिंह ने तो खुद बोट क्लब में इतनी बड़ी रैली की थी। वो किस लिए की थी? वो इसीलिए की थी कि किसानों की आय बढ़े, उनको एमएसपी मिले,
और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हो। तो मुझे लगता है कि चौधरी चरण सिंह को चाहे चुनाव के वक्त ही बीजेपी को याद आया, लेकिन इट इज़ ए वेलकम स्टेप। MS स्वामीनाथन जिन्होंने MSP की बात करी, उनको सम्मानित किया गया भारत रत्न से, अच्छी बात है। लेकिन उनकी जो रिकमेंडेशंस, और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी में ये सिफारिशें मांगी गई थी कि आपके हिसाब से किसानों की आय किस तरीके से बढ़े और इनकी हालत कैसे अच्छी हो। उसके मेंबर हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे उस कमेटी के, और गुजरात के उस समय के चीफ मिनिस्टर, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे। इन्होंने खुद ने रेकमेंड किया था कि किसानों को MSP मिले, और ऐसी बहुत सारी सजेशंस थी। आज तो मोदी साहब खुद सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, इनको तो अपनी ही रिपोर्ट पे जो सजेशंस दिए गए थे उनको लागू करने में देर नहीं लगानी चाहिए। और मैं तो आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूँ, किसानों से आप जीत नहीं सकते, क्योंकि किसान इस देश की आत्मा है। आप शरीर कितना ही विशालकाय हो, कितना ही तगड़ा हो, अपनी आत्मा से नहीं जीत सकता। आप पुलिस के सहारे, पुलिस की ताकत पर लाठी तो किसान पे चलाओगे, लेकिन उसकी चोट आपकी आत्मा पर लगेगी। और अभी तो किसान हैं, बाकी जो वर्ग हैं वो भी हो सकता है किसानों के साथ आ जाए। तो मुझे तो ये लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ टेबल पर बैठकर किसानों की बात को सुना जाए, हर कोशिश की जानी चाहिए सॉल्यूशन हो, और जितना जल्दी सॉल्यूशन होगा उतनी जल्दी स्थिति सामान्य होगी। नमस्कार।